नमस्ते, मेरा नाम एलिसन है और यह मेरे बारे में एक सच्ची कहानी है। मैं कभी भी वो नहीं थी जिसे आप खूबसूरत लोगों में से एक कह सकते हैं। मेरी सबसे अच्छी दोस्त शोना की तरह नहीं, वो सब कुछ है जो मैं नहीं हूँ। जबकि मैं मोटी हूँ, छोटी हूँ और चश्मा पहनती हूँ, शोना लंबी, गोरी और सुंदर है। फिर भी हम अच्छे दोस्त हैं और मैं कोशिश करती हूँ कि हमारे बीच स्पष्ट मतभेद न आए। हर शुक्रवार की रात हम में से एक समूह आइस स्केटिंग रिंक की ओर जाता है। सच कहूँ तो मैं ज्यादा स्केटर नहीं हूँ और मैं आमतौर पर स्केटिंग की तुलना में फर्श पर अधिक समय बिताती हूँ। कम से कम यह मुझे घर से बाहर निकाल देता है। पिताजी की एक नई प्रेमिका है, एवरिल, और मुझे नहीं लगता कि वो मुझे पसंद करती है। वो मेरे पिता से बहुत छोटी है और हमेशा मेरे दिखने की आलोचना करती रहती है, जिससे मुझे अपने बारे में पहले से भी ज्यादा बुरा महसूस होता है। शोना हमेशा बर्फ पर सबसे पहले चढ़ती है। वो सुंदर है और बैलरीना की तरह घूमती है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे लोगों को देखना अच्छा लगता है। मैं सैम रीव्स को बर्फ पर देख सकती हूँ। मेरा उस पर वर्षों से क्रश है, लेकिन हर किसी की तरह वो मुझे नोटिस नहीं करता है। और इसके अलावा उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है। आप देखिए, मैं बहुत सामाजिक व्यक्ति नहीं हूँ। मेरा आत्मसम्मान बहुत कम है। मुझे लड़कों से कुछ बार डांट फटकार का सामना करना पड़ता है और इन दिनों मैं सावधान रहती हूँ किसी भी नए व्यक्ति के सामने खुलकर बात करने में। वैसे भी इस विशेष रात को मैं स्ट्रॉ से डाइट कोक पी रही थी और टोनी फ्रैंकलिन को देख रही थी। टोनी फ्रैंकलिन एक साधारण दिखने वाला लड़का है, लेकिन लड़कियों के बीच वो बहुत फेमस है। मैंने वास्तव में उसके बारे में पहले कभी नहीं सोचा था। सैम के प्रति मेरा आकर्षण बहुत बड़ा है। अरे एलिसन, कैसा चल रहा है? वो मुझे एक बड़ी सी मुस्कान देता है और मुझे अचानक पता चलता है कि इतनी सारी लड़कियां उस पर क्यों मरती हैं। वो मेरी आंखों में ऐसे घूरता है मानो मैं दुनिया की अकेली लड़की हूँ। टोनी मुझसे बात करना शुरू कर देता है और मेरे शुरुआती झटके के बाद मैं थोड़ी ढीली होने लगती हूँ। उनका आकर्षण निश्चित रूप से मुझ तक पहुँच रहा है। मैं सम्मानित महसूस करती हूँ कि कोई मुझ में थोड़ी सी भी दिलचस्पी रखता है। लंबे समय के बाद मुझे आराम महसूस होने लगता है और मेरी सुरक्षा थोड़ी कमजोर पड़ने लगती है। बाद में मैं और कुछ लोग बर्गर खाते हैं। एक लड़का अचानक से मुझसे पूछता है कि आप आना चाहेंगी, और मैं ये जांचने के लिए अपना हाथ पर चुटकी काटती हूँ कि मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। नहीं, निश्चित रूप से सपना नहीं देख रही हूँ। एक लड़के ने मुझसे डेट पर चलने के लिए कहा। मैं महसूस कर सकती हूँ कि मेरा दिल थोड़ी तेजी से धड़कने लगा है। खैर, वास्तव में बहुत तेज। वो भले ही सैम रीव्स ना हो, लेकिन वो मुझे विशेष महसूस कराता है। शायद आपकी दोस्त शोना भी आना चाहेगी? उनका सवाल चेहरे पर तमाचे जैसा है। तो ये बात है। मुझे अनुमान लगाना चाहिए था। यह मूर्खतापूर्ण है, लेकिन अचानक मुझे ठगा हुआ महसूस होता है। मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैंने अपनी सुरक्षा को कमजोर कर दिया। कमजोरी का एक क्षण आने दिया और मेरा इस्तेमाल किया गया। उसे लगा होगा कि मैं मूर्ख हूँ या कुछ और। अचानक मैं खुद को खड़ा हुआ महसूस करती हूँ। जब आप आइस स्केटिंग जूते पहनते हैं तो यह आसान नहीं होता है, लेकिन मैं जितना संभव हो उतना सम्मानजनक दिखने की कोशिश करती हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैंने अपने जीवन में कभी इतना अपमानित महसूस किया है, यहाँ तक कि अपने पिता की नई प्रेमिका के साथ भी नहीं। और गुस्से में मैंने डाइट कोक सीधे उसके चेहरे पर फेंक दिया। मैं आपके और आपके बर्गर के बारे में यही सोचती हूँ। शोना के साथ अच्छा समय बिताएं। मैं आंखों में आंसू लेकर लड़खड़ाते हुए चेंजिंग रूम की ओर चली जाती हूँ। शोना एक अच्छी दोस्त है और मेरे साथ चेंजिंग रूम में आती है। वो पूछती है कि क्या गलत है, लेकिन मुझे इतनी बेवकूफ़ी लगती है कि मैं उसे नहीं बताती। यह उसकी गलती नहीं है कि लोग उसे मुझसे ज़्यादा पसंद करते हैं। मैंने उसे बताया कि मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा और वो मुझे घर तक ले जाती है। मैं देखती हूँ कि टोनी फ्रैंकलिन हमें देख रहा है। मुझे इस्तेमाल करने की उसकी छोटी सी योजना आज रात विफल हो गई। जब मैं घर पहुँचती हूँ तो सीधे अपने कमरे में चली जाती हूँ। पिताजी और एवरिल हमेशा की तरह बाहर हैं। वो कभी माँ के साथ बाहर नहीं जाते थे। पिताजी पहले जैसे नहीं रहे क्योंकि माँ की 3 साल पहले मृत्यु हो गई थी। मुझे लगता है कि यही वो समय था जब मैंने वजन बढ़ाना शुरू कर दिया था। मैं बहुत दुखी थी। पिताजी भी उलझन में थे। मैं चाहती थी कि वो किसी और को ढूंढे, लेकिन एवरिल जैसा कोई नहीं। जब भी एवरिल और मैं बहस करते हैं, जो कि ज्यादातर समय होती है, पिताजी हमेशा उनका पक्ष लेते हैं। यह उचित नहीं है। मैं उस रात मुश्किल से सो पाई और अगले कमरे में पिताजी और एवरिल की आवाज़ों से कोई खास मदद नहीं मिली। मैं पूरे सप्ताह अपने कमरे में ही रहती हूँ और अपना अधिकतर समय अपने कमरे में बिताती हूँ। मैं सोमवार को कॉलेज नहीं जाना चाहती और मैं टोनी के रास्ते से दूर रहने की कोशिश करती हूँ। मैं शोना का इंतजार किए बिना कॉलेज से घर वापस आ जाती हूँ। मैं किसी से बात नहीं करना चाहती, बस फिर से सुरक्षित और अपने आप पर निर्भर रहना चाहती हूँ। जैसे ही मैं घर में प्रवेश करती हूँ, मैं बता सकती हूँ कि कुछ बदल गया है। लिविंग रूम सामान्य से अधिक साफ सुथरा लग रहा है। मुझे नोटिस करने में एक पल लगता है। माँ की सभी तस्वीरें हटा दी गई हैं। उनकी सभी तस्वीरें और आभूषण जो उन्होंने एकत्र किए थे, सब चले गए, मानो वह कभी थी ही नहीं। एवरिल सोफे पर बैठकर एक पत्रिका पढ़ रही है और खुशी से मेरी ओर देख रही है। तुम जल्दी घर आ जाओ, एलिसन।
मुझे लगता है मेरा गुस्सा बढ़ने लगा है। माँ की तस्वीरें कहाँ हैं? वो पत्रिका को सावधानी से सोफे पर रखती है और अपनी बाहें मोड़ लेती है। तुम्हारे पिताजी और मैंने सोचा कि बेहतर होगा कि हम अतीत की सभी बातों से छुटकारा पा लें और एक नई शुरुआत करते हैं। मैं उसे अविश्वास से देखती हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ की चीज़ें हटाने की? मैंने उस पर शब्द उगल दिए। एवरिल आह भरती है और अपनी फौलादी नीली आंखों से मेरी ओर देखती है। आपके पिताजी और मैंने सोचा कि यह सर्वोत्तम होगा। पिताजी इस बात के लिए कभी सहमत नहीं होंगे। मैं अविश्वास में सिर हिलाती हूँ। उसी समय पिताजी रसोई से बाहर आते हैं और तुरंत एवरिल के साथ खड़े हो जाते हैं और अपनी बाहें उसके चारों ओर सुरक्षात्मक रूप से रख देते हैं। क्या चल रहा है? वह ऐसे पूछते हैं जैसे उन्हें पता ही ना हो। पिताजी, माँ की सारी चीजें कहाँ हैं? नहीं, सुनो एली, परेशान मत हो। हमने बस यही सोचा कि यह ठीक है। भयानक है। मुझ पर क्रोधित मत होइए। आपको क्या लगता है कि आप क्या कर रहे हैं? ये सब उसका क्या धरा है? माँ की चीजें कहाँ हैं? मैं एवरिल की ओर इशारा करती हूँ। मेरी भुजाएं गुस्से से कांप रही हैं। वे रसोई में हैं। पिताजी बोले, देखो एली, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। एवरिल और मैं शादी कर रहे हैं। मैं अब और नहीं सुनना चाहती और मैं दौड़कर रसोई में जाती हूँ और माँ के सामान के डिब्बे ढूंढती हूँ। ओ माँ, मैं बक्सों को अपने कमरे में ले जाने से पहले उनके लिए रोती हूँ। मैं पिताजी और एवरिल के साथ एक ही घर में रहने के बारे में सोच भी नहीं सकती। और जैसे ही मेरी माँ की चीज़ें मेरे बिस्तर के नीचे सुरक्षित रूप से जमा हो जाती हैं, मैं वापस बाहर भाग जाती हूँ। मुझे कहीं जाना नहीं है, लेकिन मैं चलना शुरू कर देती हूँ। अरे, लगभग आधी सड़क पर एक आवाज़ मेरे पीछे आती है। मैं इधर उधर नहीं देखती। मैं उस आवाज़ को जानती हूँ। ये टोनी है। मैं तेजी से चलती हूँ, लेकिन जल्द ही मुझे पीछे से मुझे पकड़ने के लिए दौड़ते कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। अरे, एक मिनट रुके। मैं किसी से बात नहीं करना चाहती, खासकर ट्रॉय फ्रैंकलिन से नहीं, लेकिन किसी तरह वो मेरे साथ रहता है और हम पार्क की ओर चल पड़े। मैं चाहती हूँ कि वह मुझे अकेला छोड़ दे, लेकिन मैं बात करने के लिए बहुत परेशान हूँ। मैं एक बेंच पर बैठने के लिए झील की ओर जाती हूँ और टोनी मेरे बगल में बैठता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, टोनी? वो बोला। आप? परेशान लग रहे थे। मैं तुम्हारे बारे में चिंतित था। मैंने उसकी आंखों में देखा। वो वास्तव में चिंतित लग रहा था, लेकिन मुझे केवल गुस्सा और नफरत महसूस हो रही थी। यह वही आदमी है जिसने मुझे अपमानित किया। उसका चेहरा मेरे चेहरे के करीब है और मैं आगे बढ़कर उसे थप्पड़ मारना चाहती हूँ, लेकिन फिर मेरे पास एक और उपाय है। मैंने अपना चेहरा उसके सामने किया और उसे चूमा। यदि वो मेरा उपयोग कर सकता है तो मैं भी उसका उपयोग कर सकती हूँ। मैं उसके आश्चर्य को महसूस कर सकती हूँ, लेकिन फिर मुझे महसूस हुआ कि उसकी बाहें मेरे चारों ओर हैं और उसके होंठ मेरे होंठों से लिपटे हुए हैं। उसके होंठ नर्म और गर्म हैं, लेकिन यह वैसी प्रतिक्रिया नहीं थी जैसी मैं उम्मीद कर रही थी। मैं टोनी को झटका देना चाहती थी और मैं तुरंत हट जाती हूँ और खड़ी हो जाती हूँ। बस मुझे अकेला छोड़ दो, टोनी। मुझे आपसे नफरत है। जैसे ही मैं आगे बढ़ती हूँ, मैं महसूस कर सकती हूँ कि उसकी आंखें मुझ पर हैं। मैं पूरे एक सप्ताह तक टोनी से दूरी बनाए रखने में सफल रहती हूँ। भी कभी मैं उसे कॉलेज में देखती हूँ, लेकिन मैं हमेशा विपरीत दिशा में मुड़ जाती हूँ। उसे देखना मुझे परेशान कर देता है और किसी तरह मैं उस किस को नहीं भूल पाती। लगभग 2 सप्ताह बाद शनिवार की रात स्थानीय डिस्को में जब मेरी उससे फिर मुलाकात हुई, जिस दिन से उन्होंने माँ की चीज़ें हटाई है, उस दिन से मैंने अपने पिता या एवरिल से एक शब्द भी बात नहीं की है। घर पर सचमुच बहुत ठंड है। शाम ढलने को है जब मेरी नज़र उस पर पड़ी। मैं अपने को के साथ बार में बैठी हूँ और सैम को उसकी प्रेमिका के साथ विवाद करते हुए देख रही हूँ। वे संगीत पर क्या कह रहे हैं, मैं ये सुनने में इतनी मशगूल हूँ कि मैं टोनी को मेरी ओर लपकते हुए नहीं देख पा रही हूँ। वह नशे में है, एली। वह गाली देता है। मैं आप ही को ढूंढ रहा हूँ। मैं उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वो दूर नहीं जाता और मेरे बगल वाली कुर्सी पर बैठ जाता है। क्या तुम मेरे साथ शामिल होगी? वो बार की ओर बढ़ता है। मैं अपनी बाहें फैलाकर उस पर चिल्लाती हूँ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने बहुत ज्यादा पी ली है? तुम्हारे पिताजी क्या कहेंगे? टोनी के पिता एक पुलिस अधिकारी हैं और यदि टोनी पकड़ा गया तो उसे इसकी सजा होगी। मुझे आश्चर्य हुआ जब उसने अपनी मुट्ठी बार पर पटक दी। मेरे पिताजी नरक में जा सकते हैं। मुझे उससे नफरत है। उसके शब्द मेरे मन में घर कर गए और एक पल के लिए मुझे उस लड़के के प्रति लगभग सहानुभूति महसूस हुई जिसे मैं नफरत करने लगी थी। क्यों? क्या हुआ? मैं वास्तव में चिंतित होकर पूछती हूँ। टोनी अपना हाथ अपने सिर पर रखता है। मुझे समझ नहीं आया। तुम मुझे बता सकते हो? वो मुझे बताना शुरू करता है कि कैसे उसकी माँ और पिताजी हमेशा बहस करते रहते हैं और कैसे उसे घर जाने से नफरत है। मुझे माफ करें, मुझे तुम्हें ये सब नहीं बताना चाहिए। मुझे जाना होगा। वो खड़ा हुआ और अपने बेहतर स्वभाव के विपरीत मैंने उसकी हाथ पकड़ लिया। मुझे उसके प्रति अचानक सहानुभूति महसूस हुई। अरे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। टोनी मेरी ओर मुड़ता है। उसकी आंखों में एक अजीब भाव है। एली, मैं इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाता, वह आगे बढ़ता है और मुझे कसकर पकड़ लेता है। मैं एक भावुक और शराबी हूँ। उसके होंठ मेरे होंठ ढूंढते हैं और मुझे कुचल जाते हैं। मैं मिश्रित भावनाओं से भरी हूँ। जिस आदमी से मैं दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ वो मुझे चूम रहा है और वह नशे में है, लेकिन मुझे खुशी की हल्की सी झुनझुनी महसूस हो रही है। पृथ्वी पर क्या चल रहा है?
मैं दूर जाने के लिए प्रयास करती हूँ, लेकिन उसने मुझे अपनी बाहों में कसकर पकड़ रखा है। टोनी, टोनी। जब वो मुझे अपनी बाहों में लेकर लड़खड़ा रहा होता है तो मैं उसकी पीठ पर मारती हूँ, जब तक कि वो अंततः गिर नहीं जाता और मुझे अपने साथ लेकर फर्श पर नहीं गिर जाता। अरे, तुम ठीक हो? एक हाथ मुझे सीधा खींचने के लिए आगे बढ़ता है। मैंने ऊपर देखा और यह सैम रीव्स है। क्या ये लड़का आपको परेशान कर रहा है? वो पूछता है। हम दोनों टोनी की ओर देखते हैं, जो फर्श पर लेटा हुआ है। वो एक खेदजनक दृश्य है, एक सही गड़बड़ है। चलो भी, मैं तुम्हें घर तक ले चलूंगा। सैम मेरा हाथ पकड़ता है और मुझे बार से बाहर ले जाता है। मैं शायद ही इस पर विश्वास कर पा रही हूँ। सैम रीव्स मुझे घर तक ले जा रहा है। ये तारों से जगमगाती खूबसूरत रात है, और जैसे ही हम चलते हैं सैम मुझे बताता है कि वो अपनी लंबे समय से प्रेमिका रही अन्ना से अलग हो गया है। जाहिर है वे बहुत ज्यादा नौकायन कर रहे हैं। जब वो अपना बोझ उतारता है तो मैं चुपचाप सुनती हूँ। यह उन रातों में से एक रही है। जैसे ही हम मेरे घर के पास पहुंचे, सैम रुक गया और मेरी ओर देखने लगा। तुम्हें पता है एली, वो कहता है, तुम उन लड़कियों में से एक हो जिनसे मैं वास्तव में बात कर सकता हूँ। अन्ना की तरह नहीं, उसने वास्तव में कभी नहीं सुनी। और फिर उसने मुझे चूम लिया। मैंने सैकड़ों बार बिस्तर पर लेटे हुए कल्पना की है कि सैम मुझे चूम रहा है, और जैसे ही उसके होंठ मेरे होंठों को छूते हैं, मैं अपने दिल में विस्फोट का इंतजार करती हूँ। आसमान में आतिशबाजी, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसके होंठ नर्म और गर्म हैं, लेकिन मुझे वो रोमांच नहीं मिला जिसकी मैंने कल्पना की थी। अजीब बात यह है कि मैं टोनी के साथ उस चुंबन के बारे में ही सोच सकती हूँ। उसे लानत है, मुझे उससे नफरत है। उसने मेरे लिए ये क्षण भी बर्बाद कर दिया है। सैम शुभरात्रि कहता है और हम अगले सप्ताह के लिए एक तारीख तय करते हैं। कार्यकाल का एक बड़ा अंत होने वाला है। शुक्रवार की रात को एक बड़ी पार्टी होने वाली है और सैम मुझसे उसका साथी बनने के लिए कहता है। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। पूरा हफ्ता मैं तैयार होने में बिताती हूँ। ये कॉलेज वर्ष का कार्यक्रम है और मैं सैम के लिए सर्वश्रेष्ठ दिखना चाहती हूँ। शोना मदद करती है। वो मेरे लिए बहुत खुश है और मुझे पहनने के लिए एक पोशाक उधार देती है। मैंने अपने बाल और नाखून संवार लिए हैं और शुक्रवार आने तक मैं मुश्किल से इंतजार कर सकती हूँ। जैसे ही मैं खुद को आईने में देखती हूँ, मैं खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाती। बदसूरत बत्तख का बच्चा आखिरकार हंस में तब्दील होता दिख रहा है। सीढ़ियों से नीचे आते हुए पिताजी मुझे देखते हैं और रुक जाते हैं। उनकी आंखों पर धुंध छाई रहती है। पिछले कुछ हफ्तों में हमने मुश्किल से ही बात की है। अरे एली, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। वो आते हैं और मुझे गले लगाते हैं और ऐसा लगता है कि माँ के निधन के बाद ये पिता और बेटी के बीच का पहला क्षण था। हो सकता है कि आखिरकार हम कुछ काम कर सकें। सैम मुझे अपनी कार में ले जाता है और मुझे बहुत गर्व है। उन्होंने मेरे लिए एक कुर्ता भी खरीदा और उसे मेरी पोशाक पर गर्व से पिन किया। जब हम खेल हॉल में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले मैं जिस व्यक्ति को देखती हूँ वो है सैम। टोनी। वो स्मार्ट दिखता है, लगभग सुंदर, और मेरे दिल में कुछ बदलाव आता है। मुझे लगता है कि मुझे बस उसके लिए खेद महसूस हो रहा है। वो मुस्कुराता है, लेकिन क्योंकि मैं सैम के साथ हूँ, वो मेरे पास नहीं आता। मैंने देखा कि उसके साथ कोई अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं है जो टोनी के विपरीत हो। ये बहुत अच्छी रात है। हम हंसते हैं और नाचते हैं, लेकिन कुछ ठीक नहीं है। और मुझे लगता है कि कभी कभी मैं कमरे के चारों ओर देख रही हूँ, ये देखने की कोशिश कर रही हूँ कि टोनी कहाँ है। ये हास्यास्पद है और मैं खुद को उस पल में वापस लाने की कोशिश करती हूँ। मैं सैम रीव्स के साथ हूँ, मेरी सपनों की तारीख। लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। रात के अंत में मैंने देखा कि सैम भी विचलित है। ये लगभग अंतिम नृत्य का समय है और वो उत्तेजित लग रहा है। एली, क्या तुम ठीक हो? क्या आप अच्छा समय बिता रही हो? वह मुझसे पूछता है। मैं मुस्कुराती हूँ। बेशक सैम, मेरा समय बड़ा अच्छा बीत रहा है। क्या इसीलिए आप टोनी की तलाश में रहती हो? वो बताता है कि मैं सिर हिलाती हूँ, इनकार करने लगती हूँ, लेकिन क्या फायदा। सैम ने सिर पर कील ठोक दी है। मेरे दिमाग में रात भर केवल एक ही व्यक्ति रहा है, टोनी फ्रैंकलिन। मुझे क्षमा करें सैम, आप बहुत दयालु हैं। वो बस मुस्कुराता है। खैर, मुझे एक अनुमति मिल गई है। मुझे एहसास हुआ कि मैं अभी भी अन्ना से प्यार करता हूँ और मुझे जाकर उसे ढूंढना चाहिए। क्या आप? जब सैम चला जाता है तो मैं अपना सिर हिलाती हूँ और राहत महसूस करती हूँ। मैं फिर से अकेली हूँ, पहले की तरह। मैंने कमरे के चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन टोनी अभी भी कहीं नजर नहीं आया। वो संभवतः आधी महिला आबादी को पहले ही चूम चुका है। मैं यहाँ अंतिम नृत्य के लिए नहीं रहना चाहती, और मैं अलमारी की ओर चली गई जब कोई हाथ मेरी बाँह पकड़ लेता है। अरे तुम कहाँ जा रही हो? मैं टोनी को देखने के लिए मुड़ती हूँ। वे कहते हैं। मैं बस सैम से टकराया। उन्होंने कहा कि तुम मुझे ढूंढ रही थी। एक और शब्द कहे बिना वो मुझे डांस फ्लोर पर ले जाता है। जैसे ही धीमा और मधुर प्रेम गीत शुरू होता है, मेरा दिल तेजी से धड़क रहा है और मेरा पूरा शरीर झंझना रहा है। तो आखिरकार जब प्यार होता है तो ऐसा ही महसूस होता है। टोनी आगे बढ़ता है और मुझे चूमता है। एक धीमा, लंबे समय तक चलने वाला चुंबन। और इस बार मुझे पता है कि यह सच है। आप मेरी कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या प्यार आपके पास अप्रत्याशित रूप में आया है? बेझिझक नीचे अपनी टिप्पणियां साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। MSA हिंदी।